एक गांव में मक्खीलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत बड़ी दूध की दुकान थी। उस दुकान में वो दूध, दही और अन्य कई प्रकार की चीजें रखता था। अरे ये क्या, आज इतनी मक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे किसी के देखने से पहले इसे निकाल लेता हूँ। मक्खीलाल बहुत कंजूस था। मक्खीलाल चाचा, मुझे 2 किलो घी देना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अरे ये क्या मक्खीलाल चाचा, इसमें तो मक्खी गिरी है। क्या मक्खी? दिखाओ तो जरा। लड़का मक्खीलाल को घी का डिब्बा दिखाता है। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी दूसरा घी का डिब्बा देता हूँ। मक्खीलाल उस घी के डिब्बे में से मक्खी निकालता है और वही डिब्बा उस लड़की को देता है। लो, ये लो बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मक्खीलाल चाचा, चलो अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी दुकान में राजमहल से 2 सिपाही आते हैं। सुनो मक्खीलाल, दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ हाँ, मगर इतना घी? आज राजमहल में दावत है क्या? हाँ, आज महाराज ने सभी मंत्रियों के लिए दावत रखी है। ठीक है, चिंता मत करो, आपको घी वक्त पर मिल जाएगा। सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और मक्खीलाल घी बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुनो सुखीलाल, आज दोपहर तक 40 किलो घी राजमहल में पहुंचाना है। चलो जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ। पर मालिक, 40 किलो घी बनाने के लिए अपने पास इतना दूध ही नहीं है। एक काम करो, जितना भी दूध है उसमें आधा पानी मिला दो। इससे काम हो जाएगा। पर मालिक, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर ये महाराज को पता चल गया तो वो हमें दंड करेंगे। तुम चुपचाप अपना काम करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। सुखीलाल दूध में पानी मिलाता है, फिर भी दूध कम पड़ता है। ये बताने सुखीलाल अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मैंने दूध में पानी मिलाया, फिर भी 40 किलो घी नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? ठीक है, तुम बाहर जाओ और दुकान संभालो, इसे मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। क्यों ना मैं इसमें वनस्पति तेल मिला दूं? मक्खीलाल पास ही में रखा वनस्पति तेल का डिब्बा उठाता है और घी में मिला देता है। वह घी का डिब्बा पूरा भर देता है। हाँ, अरे वाह, मेरा काम तो हो गया। अब इसे जल्दी राजमहल पहुंचाना होगा। मक्खीलाल घी का डिब्बा लेकर राजमहल जाता है और उसे देकर वापस घर आता है। सारे मंत्री राजमहल की दावत में आते हैं। दावत बड़ी शानदार होती है। राजा सभी मंत्रियों की खूब मेहमान नवाजी करता है। सभी मंत्री भरपेट खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद सभी मंत्री राजा से मिलकर अपने घर निकल जाते हैं। उपहार के तौर पर राजा सभी मंत्रियों को एक एक मिठाई का डिब्बा देता है। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ी मिठाई मैं भी चख लेता हूँ। राजा ने बड़े मजे से वो मिठाई खाई। राजा की तरह मंत्रियों ने भी मिठाई का मजा लिया। मिठाई खाकर राजा बीमार पड़ जाता है। महाराज, सारे मंत्री भी आपकी तरह बीमार हुए हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगता है मिठाई में कुछ गड़बड़ थी। जाओ जाकर हलवाई को बुलाओ। जी महाराज। अरे ओ मूर्ख, तुमने ये कैसी मिठाई बनाई? तुम्हारी मिठाई खाकर सभी लोग बीमार पड़े हैं। महाराज, मैंने तो सभी चीजें बराबर डाली थी। मुझे नहीं पता महाराज। महाराज, मुझे लगता है कि मक्खीलाल की घी की वजह से यह सब हुआ होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उस घी की वजह से बीमार पड़ गए हैं? हाँ महाराज, क्योंकि उस घी में से मुझे वनस्पति तेल की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब मक्खीलाल मिलावट करके सभी को धोखा देता है। सेनापति, 2 सिपाहियों को मक्खीलाल के घर भेजो और नजर रखने बोलो। जी महाराज। सिपाही मक्खीलाल के घर के पास पहुंचते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। मक्खीलाल घी में वनस्पति तेल मिला रहा था। अरे ये क्या? ये मक्खीलाल तो मिलावट करके सभी लोगों को फंसा रहा है। हाँ, हमें इसे रंगे हाथ पकड़कर महाराज के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी।
सिपाही मक्खीलाल के घर जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। घी में मिलावट करते हो। चलो चलो अब महाराज के पास चलो। नहीं, मुझे माफ कर दो। चलो, तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना। सिपाही मक्खीलाल को लेकर राजमहल आते हैं। महाराज, इस मक्खीलाल को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, घी में मिलावट करते हुए। क्या इसका मतलब तुम सभी लोगों को फंसाते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मक्खीलाल की बात नहीं सुनते और सेनापति उसे काल कोठरी में डाल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच की वजह से हम हमेशा अपना और दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है, कितने की है? और अगर कोई पुराना जीन्स हो तो मुझे दीजिए ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है, तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं, और तुम्हें जीन्स चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, कोई जीन्स वीन्स नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से अपने घर चला आता है। वहां उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा। पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान, ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना, तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं, ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है, बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं, जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है। कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो, और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1-1 हजार रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है, जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है? संजय सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा, बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे? मैं तो गरीब हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा।
ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 96359। हाँ? ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त, तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी, तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने। आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए।